हेलो स्टूडेंट्स, बायो ओशियन विद पीवीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा। अब तक अपन ने क्या देखा था कि किस तरह से रिप्रोडक्शन किस किस प्रकार का हो सकता है। आज अपन इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं बैक्टीरिया में जनन किस किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या विधियां हैं जिन विधियों से बैक्टीरिया जनन कर सकता है। तो लेट मी एक्सप्लेन नाउ। Reproduction in bacteria. Reproduction in bacteria. बैक्टीरिया में जनन, जीवाणुओं में जनन। इससे पहले की क्लास में मैं बता के गई थी 3 प्रकार का इनमें जनन हो सकता है, यानी कि जनन बैक्टीरिया कितनी विधियों से कर सकता है। तो 3 प्रकार का जनन इसमें होता है। फर्स्ट किस तरह से कर सकता है बच्चों, तो कायिक जनन। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको देखेंगे वो है कायिक जनन। दूसरा कौन सा है बच्चों, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इधर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थर्ड की बात करते हैं तो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन तरीके का जनन होता है बैक्टीरिया में। कौन सा, फर्स्ट कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और थर्ड है लैंगिक जनन। अब अपन पहले बात करते हैं कायिक जनन की, कि कायिक जनन किस प्रकार से हो सकता है। तो मैं इनको रब कर देती हूँ एक बार। पहले अपन देखते हैं कायिक जनन। अब जो बैक्टीरिया में जो कायिक जनन है उसकी 2 विधियां हैं, 2 मेथड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। पहला कौन सा होता है इसमें, तो बडिंग के द्वारा, बडिंग फॉर्मेशन। यानी किसी बड का निर्माण होगा, उस बड के द्वारा इसमें क्या होगा, बडिंग फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा अपन इसमें देखें तो बाइनरी फीजन के द्वारा होता है। बाइनरी फीजन के थ्रू या द्विविभाजन। ये देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों, तो बडिंग के फॉर्मेशन द्वारा और द्विविभाजन के द्वारा। फर्स्ट बात करते हैं बडिंग के द्वारा। कैसे होता है, तो देखिए आप, ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई क्या है बच्चों, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में एक बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी गोल ऐसे बड के जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रेप्लिकेट होगा। क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट में क्या होता है, यानी डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी, रेप्लिकेशन कर लेगा वो। अब ये जेनेटिक पदार्थ है वो इस बड में ट्रांसफर हो जाता है। इस बड में ट्रांसफर होने के बाद में क्या होगा, ये बड संकुचन करेगी, कॉन्स्ट्रक्शन करेगी। यहाँ पे क्या होगा, संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे कि ये वाला पार्ट अलग हो जाता है। जेनेटिक पदार्थ दोनों में, यानी इसका जेनेटिक पदार्थ इसने क्या किया था, रेप्लिकेट किया था अपने आप को। जेनेटिक पदार्थ ने वो रेप्लिकेशन से 2 कॉपियां प्राप्त हो गई थी। एक तो इसका खुद का डीएनए और एक कॉपी प्राप्त हुई थी।
वो जेनेटिक पदार्थ इस बड में ट्रांसफर हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ये बड अलग हो जाएगी और अलग बैक्टीरिया की तरह काम करने लग जाएगी। इस तरह से जो जनन होता है उसे बडिंग के द्वारा जनन कहते हैं। कायिक रिप्रोडक्शन होता है। ये क्या है? एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रकार है। ओके बच्चों, दूसरे की बात करते हैं अपन बाइनरी फिजन के द्वारा किस प्रकार से होता है, यानी द्विविभाजन के द्वारा। तो ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के पास ये साइटोप्लाज्म वगैरह, इसका डीएनए वगैरह है। ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। डीएनए को क्या करेगा बच्चों? रेप्लिकेट करेगा। यहाँ भी आनुवंशिक पदार्थ का क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन के थ्रू जो जेनेटिक पदार्थ है उसकी कॉपी प्राप्त हो जाएगी। अब जेनेटिक पदार्थ की कॉपी हो गई, बीच में सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा बच्चों? जेनेटिक पदार्थ के रेप्लिकेशन के बाद में क्या होगा? सेप्टा का निर्माण हो जाएगा और दोनों के बीच में एक पट्ट का निर्माण हो जाएगा, यानी दोनों के बीच में एक पट्ट हो जाएगा। दोनों अलग अलग हो जाएंगे और एक डिफरेंट बैक्टीरिया की तरह वर्क करने लग जाएंगे, यानी अलग हो गए तो दो बैक्टीरिया की तरह ये वर्क करने लग जाएंगे। ये विभाजन भी कायिक जनन का एक प्रकार है। ज्यादातर ऑलमोस्ट बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के द्वारा ही जनन करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात आ गई होगी समझ में। जीवाणुओं में जनन 3 प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? कायिक जनन की। कायिक जनन कितनी विधियों से हो सकता है? 2 मेथड्स के थ्रू हो सकता है। पहला क्या है? बडिंग के फॉर्मेशन द्वारा और दूसरा क्या है? बाइनरी फिजन के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा है बच्चों नेक्स्ट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन। इसकी भी 2 विधियां होती हैं, यानी 2 मेथड्स होते हैं इसमें भी। कौन कौन सा? पहला एंडोस्पोर के फॉर्मेशन द्वारा। दूसरा क्या है? सिस्ट फॉर्मेशन। पुट्टिका निर्माण द्वारा। इसको बोल सकते हैं हिंदी में अंतःबीजाणु द्वारा जनन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इसमें भी 2 मेथड्स होते हैं बच्चों। जहाँ अलैंगिक रिप्रोडक्शन कब होता है? प्रतिकूल परिस्थिति में। कब होगा? जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तब क्या करता है बैक्टीरिया, किस तरह से, जब प्रतिकूल परिस्थितियां है उस कैटेगरी में तो वो किस प्रकार से करेगा, और जब अनुकूल आएंगी तब वापस अलैंगिक जनन किस प्रकार से करता है। यानी जब इसके पास एडवर्स कंडीशन होंगी तो ये इन विधियों के थ्रू अपने आप को सुरक्षित कर लेगा,
और जब वापस अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो अलैंगिक जनन के द्वारा बैक्टीरिया जनन करता है। तो एक तरह से सिंपली आप इनको समझ सकते हो। पहले मैं बात करती हूँ एंडोस्पोर के द्वारा किस प्रकार से करता है बैक्टीरिया जनन। फर्स्ट वाले की बात अपन करते हैं, एंडोस्पोर के द्वारा किस प्रकार से जनन होता है। तो देखो, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, तब ये अंतः बीजाणु बना लेगा, अंतः बीजाणु बना लेता है। अंतः बीजाणु की संरचना अपन देखें तो देखिए यहाँ पे बीच में तो बैक्टीरिया का ये साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। यानी ये मध्य में बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, जिसको अपन कोर कह सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? कोर कह देंगे या साइटोप्लाज्म। इस कोर के चारों तरफ, नॉमिनेशन में बाद में कर देती हूँ, पहले डायग्राम बना दीजिए। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जिसे कोर मेम्ब्रेन कहा जाएगा। कोर मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? नॉमिनेशन बाद में कर देते हैं। कोर वॉल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? कोर वॉल पाई जाती है। कोर वॉल के चारों तरफ कॉर्टेक्स पार्ट पाया जाएगा, जिसे कॉर्टेक्स पार्ट कहेंगे। इसके चारों तरफ पाई जाएगी एंडोस्पोरियम लेयर। एंड बाहर की तरफ एक्सोस्पोरियम लेयर। ये वाला पार्ट है कोर या साइटोप्लाज्म, एंड इसके बाद में ये वाला है कोर मेम्ब्रेन। कोर मेम्ब्रेन के बाद में ये वाला पार्ट कोर मेम्ब्रेन है यहाँ पे। इसके बाद में है कोर वॉल। कोर वॉल के बाद में यहाँ इस वाले पार्ट को बच्चों कह सकते हो आप कॉर्टेक्स वाला पार्ट। फिर एंडोस्पोरियम, एंड नेक्स्ट क्या पाई जाएगी? एक्सोस्पोरियम। ये डायग्राम देख सकते हो आप एंडोस्पोर का। किसका? एंडोस्पोर का या अंतः बीजाणु का।
पहले जो बीजाणु है उसका साइटोप्लाज्म है, उसके चारों तरफ ये परतें बन जाएंगी, लेयर बन जाएंगी। कोर मेम्ब्रेन होगी, कोर मेम्ब्रेन के चारों तरफ कोर वॉल हो जाएगी। कोर वॉल के बाद में कॉर्टेक्स वाला पार्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में एंडोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम। यानी कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, बीजाणु के जनन के अनुकूल परिस्थितियां ना होंगी और एडवर्स कंडीशन यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये एक बीजाणु बना लेता है, जिसको क्या कहेंगे बच्चों, यानी वातावरण से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक बीजाणु का निर्माण कर लेता है, जिसे अंतः बीजाणु कहते हैं। ये अंतः बीजाणु की संरचना है बच्चों। किसकी संरचना है? अंतः बीजाणु की संरचना, एंडोस्पोर की। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर की, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप। अब जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो ये परतें टूट जाएंगी, यानी रुपचर्ड हो जाएंगी सारी परतें। अंदर वाला जो कोर साइटोप्लाज्म है वो जनन कर लेगा और नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार आप ये डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी विधि देखते हैं सिस्ट के निर्माण के द्वारा। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि कौन सी है बच्चों? पुटी का निर्माण या सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा। तो वो देखते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से आपने, देख लीजिए। अलैंगिक जनन की अगली विधि कौन सी है? सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा। सिस्ट फॉर्मेशन, पुटी का निर्माण। इसमें भी सेम वही है, प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को कवर अप कर लेता है बैक्टीरिया, कवर अप कर लेता है या प्रोटेक्ट कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है। तो ये देखिए आप, जब एडवर्स कंडीशन आएगी तो बैक्टीरिया अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर का निर्माण कर लेता है और अनुकूल परिस्थितियां आने के बाद में वो लेयर तोड़ लेता है अपनी और जनन करने लग जाता है। अब आप लोग कहोगे ये कि ऐसे सिचुएशन से उसमें एंडोस्पोर्म में पड़ी थी, तो इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ क्या होता है। तो देखिए बच्चों, एंडोस्पोर्म में क्या किया था, अब जैसे सर्दियां हैं, विंटर में तो ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो अपन अपने आप को बचाने के लिए, अनुकूल करने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इनर का सहारा लेते हैं, इनर पहनते हैं। उसके बाद में कुछ शर्ट वगैरह पहनते हो आप। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में स्वेटर वगैरह पहनेंगे। तो किसी को और ज़्यादा ठंड लगे तो उसके ऊपर सोल भी डाल सकता है। ये इतनी लेयर कर ली उसने अपने ऊपर, ये तो क्या हो गया, एंडोस्पोर का निर्माण। और जब क्या होगा, अपन एक ही बस एक स्वेटर पहने, एक आध कोई स्वेटर पहना और अपने आप को सुरक्षित कर लिया ठंड से, ये क्या होता है, पुटी का निर्माण, यानी एक आधी लेयर अपने ऊपर कर लेता है प्रोटेक्शन के लिए। ये पुटी का फॉर्मेशन के द्वारा होता है। अब एक नोट करके मैं करवाती हूँ, नोट करके, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो लिख लीजिए आप मेरे साथ के साथ, अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करके लिख लीजिए बच्चों। अंतः बीजाणु की भित्ति में एक पदार्थ सोडियम पिकोलिनेट पाया जाता है। सोडियम पिको
पिकोलिनेट पाया जाता है। नोट करके लिख लीजिएगा, अंतः बीजाणु की भित्ति है उसमें सोडियम पिकोलिनेट पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैंगिक जनन की। किसकी बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। Sexual reproduction in bacteria. इसके भी 3 मेथड्स हैं। पहला क्या है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बच्चों 3 मेथड्स हैं। इसमें 3 तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है इसमें। तो पहले देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है एक सेकंड में इसमें इंक भर लाती हूँ। ओके बच्चों, तो ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट अपन देखें तो क्या है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरे की बात करते हैं अपन, तो दूसरा क्या है, कंजुगेशन। कंजुगेशन, इसको हिंदी में रूपांतरण बोलते हैं, रूपांतरण। और इसको क्या बोलेंगे, संयुग्मन। और थर्ड की बात करते हैं, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन यानी इन 3 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है बैक्टीरिया में, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या क्या मेथड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन। तो अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, इसमें देखिए आप, सबसे पहले ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक, ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक ने निमोनिया के बैक्टीरिया के जीवाणु में इसकी खोज की थी। खोज की थी।
ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक ने न्यूमोनिया के जीवाणु में इसकी क्या की थी, खोज की थी। क्या किया था इन्होंने, तो निमोनिया के 2 स्ट्रेन देखे इन्होंने, 2 विभेद देखे। कौन से थे 2 विभेद, तो एक था उग्र विभेद, दूसरा क्या था, अनुग्र विभेद। एक तो वायलेंट था, उग्र विभेद था, दूसरा अनुग्र विभेद था, नॉन वायलेंट strain and another is non violent strain। इन्होंने क्या किया बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले, अब जो वायरुलेंट था ना वो था S3 प्रकार का, किस प्रकार का, S3 प्रकार का, और अनुग्र वाला S2 प्रकार का था। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में S3 वाला लिया और एक चूहे में इंजेक्ट करा दिया। यानी इन्होंने न्यूमोनिया का जो बैक्टीरिया था उसके 2 स्ट्रेन थे, S3 और S2। जो S3 था ये कैसा था, उग्र प्रकार का, और जो अनुग्र वाला उग्र प्रकार का यानी चिकना था और कैप्सुलेटेड था, और दूसरा जो अनुग्र था वो क्या था, खुरदुरा, नॉन कैप्सुलेटेड। अब चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा मर गया, ठीक है। दूसरे में इन्होंने क्या किया, दूसरा जो प्रयोग किया, दूसरे प्रयोग में इन्होंने किया, ये टेस्ट ट्यूब ली, S3 वाला लिया, इसको गर्म किया, गर्म कर दिया। इसको गर्म करने के बाद में वापस चूहे में इंजेक्ट कराया, तो क्या हुआ, चूहा नहीं मरा। थर्ड इन्होंने प्रयोग किया, उसमें क्या किया, तो थर्ड प्रयोग में इन्होंने क्या किया, S3 को तो गर्म किया प्लस S2 नॉर्मल इसमें डाल दिया। अब चूहे में इंजेक्ट करवाया तो चूहा मर गया। तीन प्रोसेस कराई इन्होंने, पहली ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। इनको चलो रब करके मैं वापस से कर देती हूँ ताकि एकदम क्लियर आपको दिख जाए।
डिप्लोकोकस न्यूमोनी, कोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को लिया जिसके दो स्ट्रेन थे, S3 और S2। S3 वाला कैसा था? उग्र, और ये अनुग्र। फर्स्ट में क्या किया बच्चों? S3 को चूहे में इंजेक्ट कराया, चूहा मर गया, निमोनिया की वजह से। किसकी वजह से? निमोनिया की वजह से। सेकंड में क्या कराया? सेकंड में S3 को गरम किया, गरम करने के बाद में चूहे में इंजेक्ट कराया, चूहा नहीं मरा। थर्ड में क्या किया बच्चों इन्होंने? थर्ड में S3 स्ट्रेन को तो गरम किया प्लस S2 स्ट्रेन को, दोनों को मिलाकर चूहे में इंजेक्ट करवाया। अब आगे क्या किया? चूहा मर गया न्यूमोनिया की वजह से। किसकी वजह से? न्यूमोनिया की वजह से। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया? यानी सबसे पहले निमोनिया का जो बैक्टीरिया था डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसके दो स्ट्रेन लिए, S3 और S2। S3 को चूहे में इंजेक्ट कराया, चूहा मर गया। S3 को गर्म किया, चूहे में इंजेक्ट कराया, दैट मीन्स कि चूहा नहीं मरा। थर्ड में क्या किया? S3 को गर्म किया S2 में और चूहा मर गया। तो इसने सोचा क्या है ऐसा जिसकी वजह से थर्ड वाले में चूहा मर गया। तो इन्होंने सोचा कुछ ना कुछ एक ऐसा पदार्थ है जो कि S3 का मटेरियल S2 में चला गया जिससे कि चूहा मर गया है। यानी कुछ रोगजनक था जो S3 में रोगजनक था जो कि S3 में चला गया जिससे कि चूहा मर गया। इसका मतलब कुछ चीज ट्रांसफर हो रही है, कुछ चीज क्या हो रही है? रूपांतरित हो रही है, चेंज हो रही है। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि वो पदार्थ कौन सा था। यानी इन्होंने यहाँ तक का एक्सपेरिमेंट किया है। तो बच्चों यहाँ तक की क्लास को आराम से देखो। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का लेके आएंगे। आगे कौन कौन से इसमें 2 रिप्रोडक्शन बचे हुए हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।